दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केटीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 23 नवंबर 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और दोस्तों आपके लिए एक सूचना है। सूचना यह है कि अगर आप बिजनेस करते हैं और आप अपने बिजनेस को ग्रोथ देना चाहते हैं, अपने बिजनेस में बढ़ोतरी देखना चाहते हैं तो आप केटीवी लाइव का हेल्प ले सकते हैं। यह केटीवी लाइव आपके बिजनेस को प्रमोट करेगा, आपके बिजनेस का विज्ञापन चलाएगा। तो आप अगर बिजनेस करते हैं और केटीवी लाइव में अपना विज्ञापन देना चाहते हैं, अपना बिजनेस को बढ़ोतरी के लिए प्रचार करना चाहते हैं अपने बिजनेस को, तो फिर आप केटीवी लाइव के माध्यम से कर सकते हैं। इसके लिए आप नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें और आप अपने बिजनेस को प्रमोट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरी बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे कि जैसे कि आप सबको पता है कि कई शहरों में 5G सर्विस लॉन्च हो चुका है, लेकिन बिहार में अब तक ये लॉन्च नहीं हुआ है। लेकिन अब आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि अब बिहार के शहरों में 5G सेवा बहुत जल्द शुरू होने वाली है। जैसे किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, पटना और भी बहुत सारे शहरों में 5G सेवा बहुत जल्द शुरू होने वाली है। जी हां, ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार की राजधानी पटना में बहुत जल्द 5G की सेवा शुरू होने वाली है। इसको लेकर के दूरसंचार मंत्रालय और राज्य सरकार मिलकर के काम कर रहे हैं। खबर के अनुसार बिहार में 5G सुविधा बहाल करने को लेकर के पिछले दिनों केंद्रीय टेलीकॉम मंत्री ने दूरसंचार विभाग और ऑपरेटर्स को तेजी से काम करने के निर्देश दिए थे। दिसंबर महीने से राजधानी पटना में 5G नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध हो सकती है। आपको बता दूं कि राजधानी पटना के बाद बिहार के गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और पूर्णिया शहर में भी 5G सेवा उपलब्ध करने की तैयारी चल रही है। इन शहरों में रिलायंस जियो 5G सुविधा शुरू करने को लेकर के तेजी के साथ तैयारी में जुटा हुआ है। वहीं पटना में 5G सेवा उपलब्ध कराने पर भारतीय एयरटेल का जोर सबसे ज्यादा है। इन शहरों के बाद दरभंगा, सीवान, मुंगेर, बेगूसराय, गोपालगंज, सासाराम में 5G सुविधा चालू की जाएगी। साल 2023 तक बिहार के सभी शहरों में 5G शुरू हो जाएगी। दोस्तों अगर आप मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप यूज करते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। जी हां, दुनिया के सबसे बड़े इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म में से एक व्हाट्सएप यूजर्स के लिए एक नया फीचर पेश करने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब व्हाट्सएप डेस्कटॉप यूजर्स भी सुरक्षित व्हाट्सएप चैट का एक्सपीरियंस ले पाएंगे। जी हां, अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर कंप्यूटर और लैपटॉप पर व्हाट्सएप वेब सर्विस का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स को स्क्रीन लॉक फीचर की सुविधा मिल सकती है। जहां डेस्कटॉप पर व्हाट्सएप चलाने के लिए यूजर्स पासवर्ड सेट कर पाएंगे, इससे व्हाट्सएप चलाना ज्यादा सुरक्षित होगा। हालांकि कंपनी ने इस बारे में कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। दोस्तों आप सबको पता है कि बारिश का मौसम जा चुका है। जहां आप सबको ये भी पता होगा कि बारिश के मौसम में ठनका गिरती है जिससे लोगों की जान जाती है। तो अभी हम आपको बताएंगे कि जनवरी से अक्टूबर तक यानी कि 300 दिनों में कितने लोगों की ठनके गिरने से मौत हुई है, यानी कि कितने घटनाएं हुई है, अभी हम आपको बताएंगे। ये बिहार का रिपोर्ट है, बिहार के बारे में आपको हम बताएंगे। तो बात करते हैं कि साल 2022 को आपदाओं के लिहाज से सबसे संवेदनशील साल माना जा रहा है। जनवरी से अक्टूबर तक 300 दिनों में ठनके की 246 घटनाएं हुई है और अब तक 375 लोगों की जान जा चुकी है। IMD पटना यानी कि मौसम विभाग पटना अब इस पर अनुसंधान कर रहा है। मौसम विभाग अब तक के विश्लेषण के मुताबिक गंगा के दोनों किनारों से सटे जिलों में ठनका की सबसे ज्यादा घटनाएं हुई है। किशनगंज जिला के अलावा बिहार के सभी जिले थंडर स्टॉर्म की गतिविधियों के लिहाज से असुरक्षित हो गए हैं। यानी कि पूरे बिहार में सिर्फ किशनगंज जिला ही एक ऐसा जिला है जहां पर ठनका बहुत कम गिरी है, यानी कि थंडर की घटनाएं बहुत कम हुई है। बाकी सभी जिलों में ठनका गिरने से बहुत सारे लोगों की जान गई है। जी हां, किशनगंज ही एक ऐसा जिला रहा है जहां एक भी ठनका की गतिविधियां नहीं हुई है। जब वहीं इस तरह की गतिविधियों से मार्च भी अछूता रहा है। जहां विशेषज्ञों के मुताबिक सामान्य तौर पर थंडर स्टॉर्म पर गतिविधियां दक्षिण बिहार और फिर उत्तर बिहार के बहुत कम जिलों को अपनी चपेट में लेती थी। अब इस तरीके की मौसमी आपदाएं बिहार के 37 जिलों तक पहुंच चुकी है। यह मौसमी घटनाक्रम लंबे समय तक चलता है। दोस्तों आप लोगों ने पहले एटीएम चोरी के बारे में सुना होगा, अखबारों में पढ़ा होगा या फिर टीवी मीडिया में देखा होगा कि एटीएम से पैसे की चोरी हो गई। जी हाँ, पहले चोर क्या करते थे कि एटीएम में आते थे, एटीएम तोड़ करके पैसे निकाल लेते थे और फरार हो जाते थे। लेकिन अब मालूम है क्या होता है बिहार में अब एटीएम तोड़ करके पैसे की निकासी नहीं है, पैसे की चोरी नहीं होती है, बल्कि अब बिहार में पूरे के पूरे एटीएम को ही उखाड़ करके ले जाते हैं चोर।
जी हाँ, ये हाल फिलहाल ही घटना हुई है बिहार की राजधानी पटना में। जी हाँ, राजधानी पटना में एटीएम चोरों का गिरोह एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। एटीएम में ढावा बोलने वाले इन गिरोह ने अब अपना तरीका ही बदल दिया है। पहले के गिरोह एटीएम तोड़ करके रुपए निकालते थे, लेकिन अब ऐसा गिरोह पूरी तरीके से मशीन ही उखाड़ करके लेके चले जाते हैं। जहाँ पटना में एक स्कॉर्पियो से आए बदमाशों ने केवल 3 मिनट में एटीएम उखाड़ लिया और फिर फरार हो गए। जहाँ पौष इलाके कंकरबाग में चोरों ने चोरी की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। दरअसल एटीएम में चोरी करने आए गिरोह के लोगों ने रुपए निकालने के बजाय एटीएम उखाड़ लिया और उसे अपने साथ ले गए। दोस्तों, अभी नवंबर महीना चल रहा है और इसके बाद दिसंबर आने वाला है, लेकिन आपको पता है कि दिसंबर महीने में करीब आधे महीना बैंक बंद रहने वाले हैं। अगर आपका बैंक लगातार जाना होता है तो फिर ये खबर आपके लिए है। जी हाँ, कुछ दिन बाद साल का अंतिम महीना शुरू होने वाला है। हर महीने की तरह अगले महीने यानी कि दिसंबर महीने में भी बैंकों की कई दिन छुट्टियां रहेंगी। अगले महीने कुल 13 दिन बैंक बंद रहेंगे, यानी कि आप इसको आधा महीना कह सकते हैं। इनमें कुछ छुट्टियों पर पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे, जबकि कुछ छुट्टियां केवल चुनिंदा राज्यों की होगी। यदि आप बैंक से जुड़ा कोई भी काम अगले महीने निपटाने की सोच रहे हैं तो फिर अगले महीने की छुट्टियों की पूरी लिस्ट आप जरूर चेक कर लें वेबसाइट में जाकर के। जी हाँ, देश के अलग अलग राज्यों में विभिन्न त्योहारों के मौके पर अलग अलग छुट्टियां होती है। जो अगले महीने कुल 13 दिन बैंक बंद रहेंगे, जिसमें कि 4 रविवार भी शामिल किए गए हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल युवाओं को, देश के युवाओं को 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। जो ये नियुक्ति पत्र रोजगार मेले के तहत नियुक्ति भर्तियों को बांटे गए हैं। जी हाँ, रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिबद्धता को पूरी करने की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। इससे पहले अक्टूबर में रोजगार मेले के तहत 75,000 नियुक्तों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए थे। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि बिहार की राजनीति हर वक्त उफान पर रहती है, चाहे चुनाव हो या ना हो। लेकिन अभी फिलहाल तो हाल फिलहाल में कुर्नी विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं। इसमें तो खैर राजनीति गर्माहट होगी ही। इसमें विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल को सड़क छाप गुंडा कह दिया है। जी हाँ, ये वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल को कहा है। संजय जायसवाल को मुकेश सहनी ने कहा है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल सड़क छाप गुंडा है। आपको बता दूं कि कुर्नी उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे नेताओं का बयानबाजी तेज होती जा रही है। जब पटना में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को पागल कहने के बाद अब मुकेश सहनी ने मुजफ्फरपुर में भी उन पर हमला बोला है। मुकेश सहनी ने इस बार संजय जायसवाल को रोड छाप यानी कि सड़क छाप गुंडा तक कह दिया। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बात करते हैं वे सड़क छाप गुंडे की भाषा हो सकती है, ना कि देश के सबसे बड़े पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की। सरकारी आवास को लेकर के शुरू हुए विवाद में अब भाजपा और मुकेश सहनी आमने सामने आ गए हैं। मुकेश सहनी ने मुजफ्फरपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भारत की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सड़क छाप गुंडे की तरह बात करते हैं, वे भी अति पिछड़ा पार्टी के नेता के साथ जो सर उठा करके जीना चाहते हैं। निषाद समाज के लिए जो आपने वादा किया था वह पूरा कर दीजिए, हम आपके साथ हैं। दोस्तों, बिहार में जल्द ही राजगीर महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। यह महोत्सव 3 दिवसीय होगा। जब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजगीर महोत्सव इस साल 29 नवंबर से आयोजित किया जाएगा। यह महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित है और इसमें बड़ी संख्या में साहित्यकार और कलाकार भाग लेते हैं। जब नालंदा के डीएम शशांक शुभंकर का कहना है कि कार्यक्रम को बिहार के पर्यटन विकास विभाग के परामर्श से अंतिम रूप दिया गया है। यह पर्यटन विभाग इस महोत्सव का सह मेजबान है। दोस्तों, अभी बिहार की सियासत पूर्व डिप्टी सीएम के सरकारी बंगले को लेकर के गरमाई हुई है। जब बीजेपी के दोनों पूर्व डिप्टी सीएम को आवास खाली करने का नोटिस मिलने के बाद बिहार में सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। देखा जाए तो फिर सरकारी आवास या फिर बंगले को लेकर के विवाद कोई नया नहीं है। जब भी बिहार में सत्ता का परिवर्तन हुआ, बंगले को लेकर के राजनीति देखने को मिली है। जब कभी बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के बीच विवाद देखने को मिलता था, जब तब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया था। हालांकि तेजस्वी यादव को तब जुर्माने के साथ बंगला खाली करना पड़ा था। जब बिहार में सत्ता परिवर्तन और अलग अलग गठबंधन की सरकार बनने की वजह से पूर्व डिप्टी सीएम और फिर पूर्व मंत्रियों की भरमार है। जब 5 साल के अंदर 2 दफे बिहार में सरकार बदल जाती है, नतीजा यह होता है कि पूर्व माननीयों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है और सरकारी बंगला
कम होने की वजह से विवाद बढ़ता जा रहा है। जो सत्ता में होता है और फिर अचानक से विपक्ष में पहुंच जाता है, वह बंगला खाली करने में वक्त लगाता है और सरकार में आए नए माननीय इसके इंतजार में बैठे रहते हैं। जब बड़े सरकारी आवास यानी कि बंगले को स्टेटस सिंबल भी माना जाता है। राजनेता भले ही अपनी कुर्सी पर रहे या ना रहे, लेकिन सरकारी बंगला खाली करने में वे जल्दबाजी नहीं दिखाते हैं और यही बंगला कई बार सियासी विवाद का कारण बन जाता है। जब पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को जिस तरह बंगला खाली करने का नोटिस मिला और जुर्माना भी लगाया गया, उसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि सरकार में चाहे कोई भी रहे, विपक्ष में चाहे कोई भी बैठे, लेकिन बंगले का मोह खत्म नहीं होता। विवाद केवल बीजेपी के दोनों पूर्व डिप्टी सीएम के बंगले से जुड़ा हुआ नहीं है। हालात ये है कि बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी भी विधायक वाले छोटे से आवास में रह रहे हैं। जी हाँ, विधानसभा अध्यक्ष का आवास उन्हें नहीं मिला है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा अभी भी उसी आवास में रहते हैं। दोस्तों, बिहार के दो दुर्दांत अपराधी यूपी में इनकाउंटर कर दिए गए हैं। जी हाँ, योगी सरकार उनको मार गिराया है। मारे गए दोनों बदमाश करीब 2.5 महीने पहले बाढ़ कोर्ट से पुलिस को चकमा देकर के फरार हो गए थे। आपको बता दो कि दोनों अपराधी अपने सगे भाई हैं। जी हाँ, अपराधी भाई बिहार से भाग करके यूपी पहुंचे थे, वहां अपराध की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। यूपी की पुलिस दोनों को लगातार ट्रैक कर रही थी और लोकेशन मिलते ही दोनों का एनकाउंटर कर दिया गया। यूपी पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर के बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि यूपी की योगी सरकार और बिहार की नीतीश सरकार में बस उपचार का फर्क है। संजय जायसवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि बिहार के दो दुर्दांत अपराधी ने उत्तर प्रदेश में अपराध करने की योजना बना ली। जब फिर क्या हुआ, जो होना चाहिए था, योगी जी की पुलिस ने उन्हें बिहार वाली सरकार की गलतफहमी दूर कर दी और जीरो टॉलरेंस की नीति से सही जगह को पहुंचा दिया। बस सरकार और उपचार का फर्क है। संजय जायसवाल ने कहा कि बिहार की सरकार भले ही अपराधियों को संरक्षण देने का काम करती हो, लेकिन यूपी की सरकार उनका सही तरीके से इलाज करती है। आपको बता दो कि मारा गया रजनीश उर्फ बबुआ सिंह और मनीष दोनों सगे भाई थे। ये अपराधी दारोगा अजय यादव को गोली मार करके पिस्तौल लूट की घटना में शामिल थे। जब पुलिस लगातार इन्हें ट्रैक कर रही थी और सोमवार की सुबह इन दोनों को रिंग रोड पर भेलखा गांव के पास ट्रैक किया गया, जिसके बाद पुलिस ने उनकी घेराबंदी करके रोकने का प्रयास किया तो फिर अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई और इसमें अपराधियों को गोली लगी और दोनों की जान चली गई। दोस्तों, पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में सफलता लहराने वाले जेडीयू के छात्र नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। छात्र जदयू से पटना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष आनंद मोहन समेत तमाम काउंसिल मेंबर्स ने पटना में स्थित सीएम आवास जाकर के मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। सीएम नीतीश कुमार ने पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 2022 में जीत हासिल करने वाले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संयुक्त सचिव, कोषाध्यक्ष एवं काउंसिल मेंबर को भी बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इससे पहले पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में जेडीयू उम्मीदवारों की जीत के बाद सोमवार को बिहार प्रदेश कार्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। दोस्तों, आपने चिट फंड कंपनी का नाम तो सुना होगा। जी हाँ, आजकल बिहार में यह खूब फल फूल रहा है और भोली भाली जनता को चूना लगा रहा है। जी हाँ, भोली भाली जनता को बहाने बता करके, लालच दे करके पैसे ऐंठ रहा है और फिर फरार हो जा रहा है। जब बिहार में बीते कुछ सालों में चिट फंड कंपनियों से जुड़ी हुई कई मामले सामने आए हैं। लोग जल्द पैसे दोगुना करने के चक्कर में इन कंपनियों में अपनी जीवन भर की जमा पूंजी लगा देते हैं, दे देते हैं, लेकिन इसके बाद कंपनियां फरार हो जाती है। जब बिहार के विभिन्न जिलों में कई कंपनियों के दफ्तर बंद हो गए हैं, उनके डायरेक्टर लापता हैं। जब बिहार के तकरीबन हर थाने में ऐसे दर्जनों मामले पड़े हुए हैं। ताजा मामला गोपालगंज जिला से सामने आया है। यहां मुनाफा देने और फिर ऋण मुहैया कराने के नाम पर चिट फंड कंपनियों ने सैकड़ों लोगों को ठगी का शिकार बनाया है। जी हां, जिले में चिट फंड कंपनी का शिकार होने के बाद सैकड़ों लोग सोमवार को अलग अलग पंचायत से जिला समाहरणालय पहुंचे, जब लोगों ने बताया है कि PACL चिट फंड कंपनी में उन्होंने अपनी गाड़ी कमाई जमा कराई थी। यह कंपनी अब कार्यालय को बंद करके फरार हो गया है। तो दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी किसी भी चिट फंड कंपनी के चक्कर में पड़े हैं तो फिर अभी से होशियार हो जाइए। किसी भी कंपनी में, किसी भी संस्थान में पैसे लगाने से पहले आप उसकी अच्छी तरीके से जांच परख लें, उसमें पैसे लगाएं, नहीं तो फिर आप बुरी तरीके से फंस सकते हैं और आपकी गाड़ी कमाई लेकर के कोई भी फ्रॉड हो सकता है। तो KDB लाइव आपको सतर्क करता है कि आप इस तरीके की चिट फंड कंपनियों से बचें और सुरक्षित रहें। दोस्तों, आप लोगों ने अलग अलग चीज़ों के सभाओं के बारे में सुने होंगे कि फलाना चीज़ के लिए सभा का आयोजित किया जाएगा या सभा का आयोजन किया जाएगा, लेकिन अभी हम आपको एक ऐसे सभा के बारे में बताने जा रहे हैं जो आप सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे।
दरअसल बिहार में एक सभा आयोजित की जाती है और यह सभा दूल्हों की सभा होती है। इस सभा में दूल्हे आते हैं। अगर किसी को अपनी बेटी से शादी करवानी है किसी दूल्हे से, तो फिर वे अपने मनपसंद का वर चुनते हैं, यानी कि दूल्हा चुनते हैं। उसके बाद उसकी बेटी की शादी होती है। इसके बारे में विस्तार से बात करें तो नवंबर आते ही शादी का समय शुरू हो जाता है। ऐसे में अधिकतर लोग जिन्हें अपनी बेटियों की शादी करानी होती है, तो फिर वे लड़के की तलाश में परेशान हो जाते हैं। कई साल खोजने के बाद भी उन्हें मनपसंद लड़का नहीं मिलता है। अगर आपको भी अपनी लड़की के लिए दूल्हा नहीं मिल रहा है तो एक बार मधुबनी की रहिका के प्रखंड के सौराठ गांव आए। यहाँ दूल्हों के लिए एक सभा लगाई जाती है जहां आप अपनी बेटी बहन के लिए मनपसंद वर चुन सकते हैं, दूल्हा चुन सकते हैं। दरअसल इस सभा में आसपास के इलाके के दूल्हा और उनके परिवार के लोग आकर के सभा में बैठते हैं। यहीं से लड़की पक्ष वाले लड़कों को पसंद करते हैं। जब लड़की पक्ष वाले लड़कों को रूप, रंग, गुण, स्वभाव और घर आदि के बारे में तत्काल ही छानबीन करके लड़की का रिश्ता तय कर देते हैं। आजकल जिस तरीके से लोग ऑनलाइन लड़का या फिर लड़की देखते हैं, ठीक उसी तरीके से आप ऑफलाइन ये व्यवस्था कह सकते हैं। कहा जाता है कि एक समय में यहाँ 1 लाख से अधिक लोग हर दिन अपनी बेटी या फिर बहन के लिए वर खोजने आते थे। यहाँ तक कि सभा स्थली पर उद्घाटन के दिन ही हजारों लाखों मैथिल एकत्रित होते थे। यहाँ आज वीरान छाई है। मैथिली ब्राह्मणों की शादी के लिए प्रचलित स्थली सौराठ सभा का इतिहास करीब 800 साल पुराना रहा है। दोस्तों, बिहार में जनसुराज यात्रा पर निकले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिर भाजपा पर बिहार को पिछड़ा रहने देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को लालू यादव और नीतीश कुमार के भरोसे छोड़ दिया है। इस कारण बिहार का सुधार नहीं हो पाया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि सभी दल जाति और सामाजिक समीकरणों में उलझे हुए हैं, इसीलिए बिहार में बदलाव नहीं आ पा रहा है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार पेंडुलम की तरह झूलते रहते हैं। प्रशांत किशोर ने पूर्वी चंपारण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर भी जमकर के निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि लालू यादव के बाद बिहार की जनता ने नीतीश कुमार पर दांव लगाया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने 5 से 7 साल काम करके दिखाया। 2005 के बाद बिहार में सुधार होता दिखा, मगर 2014 में लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार चुनाव हार गए। फिर उन्होंने मान लिया है कि बिहार में विकास से कुछ होने वाला नहीं है। समीकरण बना करके किसी तरह से पद पर बने रहना ही एकमात्र उपाय है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि बड़े बड़े नेताओं ने बिहार को ना सुधार देने वाला राज्य मान करके छोड़ दिया है। इसको सुधारने का एक ही तरीका है, बिहार की जनता जब मिलकर के प्रयास करेगी तभी सुधार होगा। यही तरीका है। चाहे एक प्रशांत किशोर या फिर 100 प्रशांत किशोर आ जाए, बिहार उससे सुधरने वाला नहीं है। उन्होंने आरजेडी प्रमुख के बारे में यानी कि लालू प्रसाद यादव के बारे में कहा है कि लालू प्रसाद यादव ने लोगों के मुंह में आवाज दी लेकिन उन्हें शिक्षा नहीं दे सके। लालू अगर लोगों को शिक्षा भी मुहैया करा देते तो फिर बिहार में बड़ा बदलाव हो जाता। दोस्तों, बिहार के अररिया से एक बड़ी खबर सामने आई है कि बिहार के अररिया के पलासी थाना क्षेत्र के धर्मगंज में दामाद की हत्या करके पेड़ पर लटका देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जब मृतक के भाई राजू कुमार मांझी ने ससुराल पक्ष के लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि मेरा भाई पंजाब में मजदूरी करता था, जब उसकी पत्नी का किसी अन्य युवक के साथ अवैध संबंध था। इसको लेकर के पहले से केस चल रहा था। जब सोमवार की सुबह उसका शव पेड़ से लटका हुआ मिला। मृतक की पहचान सिकंदर मांझी के रूप में हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को लेकर के सदर अस्पताल पोस्टमार्टम भेज दिया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि बिहार में हर रोज सड़क हादसे में कितने लोगों की जान जाती है? नहीं पता है तो अभी हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। जी हां, आपको शॉर्ट में पहले बता देते हैं कि बिहार में हर रोज सड़क हादसे में 20 लोगों की जान जाती है। जी हां, ये रिपोर्ट एनसीआरबी की तरफ से आया है। एनसीआरबी 2021 की रिपोर्ट अनुसार बिहार में हर दिन 20 से ज्यादा लोगों की जान जाती है सड़क हादसे की वजह से। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार देश में सबसे अधिक पैदल चलने वाले लोग बिहार में सड़क दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं। यानी कि पैदल यात्री की सबसे अधिक जान बिहार में सड़कों पर जा रही है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो बिहार में सड़क हादसे में 27 लोगों की जान गई है पिछले 24 घंटे में। इसमें रविवार की रात वैशाली में हुए सड़क हादसे में 12 लोगों की जान भी शामिल है। एक तेज रफ्तार ट्रक ने रविवार को महानार मोहिद्दीन नगर एसएच पर स्थित ब्राह्मण स्थान के पास कुछ लोग भुइया बाबा की पूजन के दौरान नेवतन पूजा कर रहे थे। इसी दौरान एक अनियंत्रित ट्रक ने लोगों को रौंद दिया, जिसमें 8 बच्चे समेत 12 लोगों की जान चली गई। ट्रक की रफ्तार इतनी जोरदार थी कि लोगों की भीड़ रौंदते हुए ट्रक घटनास्थल पर पहुंच गया और ट्रक ड्राइवर वाहन में फंस गया, जिसे स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और फिर उसकी जमकर की पिटाई कर दी। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर लिया है।
तो दोस्तों अब बिहार में सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। जी हाँ, अगर आप बिहार में रहते हैं तो अब आपको सांस लेने में भी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि बिहार के अधिकतर शहरों में हवा का गुणवत्ता काफी खराब हो चुका है। बिहार के छोटे से छोटे शहरों में वायु प्रदूषण यानी कि हवा प्रदूषण का आज हाल ये हो गया है कि इसके सामने दिल्ली कहीं भी नहीं टिक रहा है। जी हाँ, पूरे देश में दिल्ली की खराब हवा की बात कही जा रही है, लेकिन सच ये है कि बिहार जैसा खराब हवा देश में कहीं भी नहीं है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश भर में वायु प्रदूषण का बड़ा हिस्सा बिहार के शहरों में ही है। कल के बारे में अगर बात किया जाए तो बिहार में कल बेगूसराय में 389, बक्सर में 378, छपरा में 316, दरभंगा में 354, कटिहार में 327, पटना में 322, पूर्णिया में 317, सहरसा में 327 और समस्तीपुर में 357 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। ये सभी शहर प्रदूषण के मामले में रेड जोन में आते हैं, यानी कि ये सभी शहर प्रदूषण के मामले में सबसे खराब हालत में हैं। यही नहीं, बिहार के 2 शहर तो रेड जोन से भी आगे निकल चुकी है। बेतिया में 469, मोतिहारी में 410 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। 400 से अधिक एक्यूआई वाले पूरे देश में केवल ये 2 शहर ही है, वो भी बिहार में। इन शहरों की वायु गुणवत्ता सांस के मरीजों के लिए बेहद नुकसानदायक साबित हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बिहार के तमाम जिला मुख्यालय में स्थिति इससे अधिक गंभीर है। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि पूरे बिहार में शराबबंदी है, शराबबंदी लागू है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग शराब पीने से बाज नहीं आते हैं। यहाँ तक कि अब टीचर्स भी यानी कि गुरुजी, मास्टर जी भी शराब पीने लगे हैं, और यही नहीं, शराब पीकर हंगामा भी करने लगे हैं। जी हाँ, शिक्षक जिन पर समाज को सही राह पर ले जाने की बड़ी जिम्मेदारी होती है, गुरुजी के ज्ञान से सभ्य समाज का निर्माण होता है, लेकिन जब गुरुजी ही नशे में धुत होकर के हंगामा मचाने लगे तो फिर आप क्या कहेंगे। हालांकि शराबबंदी वाले बिहार में शिक्षक को शराब पीकर के हंगामा मचाना महंगा पड़ गया। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। जी बिहार के जमुई जिले के गिद्धदौड़ थाना क्षेत्र के रतनपुर गांव में शराब पीकर के हंगामा कर रहे एक शराबी को गिद्धदौड़ पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। गिरफ्तार शराबी की पहचान रतनपुर गांव निवासी उत्क्रमित मध्य विद्यालय कुराओं में शिक्षक के पद पर कार्यरत राजकुमार पासवान के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि शिक्षक राजकुमार पासवान नशे में धुत होकर के अपने ही भाई और फिर उसकी पत्नी से लड़ाई कर रहा था, जिसकी सूचना पड़ोसियों के द्वारा गिद्धौर थानाध्यक्ष को दिया गया। दोस्तों कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर वाले बना करके भेजता है जमीन पर। हर किसी के लिए ऊपर वाला ही जीवन साथी बनाता है। ये बात सच साबित होती दिखी है बिहार के सीतामढ़ी जिले के पुनौर धाम में। यहाँ 3 फीट की दुल्हन को आखिरकार उसका दूल्हा मिल ही गया। दूल्हे की हाइट 3 फीट है। रिश्ता पक्का होने के बाद रविवार को दोनों की शादी धूमधाम से की गई। इस अनोखी शादी की चर्चा पूरे जिले में हो रही है। जानकारी के मुताबिक 3 फीट की दुल्हन नाम पूजा है। सीतामढ़ी के लोहिया नगर के मेला रोड के रहने वाली पूजा की उम्र 21 साल है। उनकी शादी सीतामढ़ी जिले के डुमरा प्रखंड के रामपुर परोड़ी गांव का रहने वाले 32 साल के योगेंद्र से हुई है। बातचीत में पूजा और योगेंद्र ने बताया है कि हमारी शादी के लिए परिवार वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। हाइट कम होने के कारण रिश्ता मिलता ही नहीं था। फिर जानने वालों के माध्यम से हमारे परिवार एक दूसरे के संपर्क में आए, जहाँ हम दोनों का रिश्ता तय हुआ और अब शादी हो गई। हम दोनों और हमारे परिवार इस शादी से बहुत खुश हैं। आपको बता दूं कि बिहार में बीते साल संपन्न हुए पंचायत चुनाव में योगेंद्र ने भी किस्मत आजमाई थी। उन्होंने डुमरा प्रखंड की रामपुर परोड़ी पंचायत से वार्ड सदस्य के पद पर पर्चा दाखिल किया था, मगर जीत हासिल नहीं हो सके। जो चुनाव में दावेदारी पेश करने के बाद योगेंद्र काफी चर्चा में रहे थे। अब उनकी शादी हो गई है तो फिर वे एक बार फिर से चर्चा में हैं। दोस्तों बिहार में प्राचीन स्थानों और पर्याप्त बुनियादी ढांचों की मौजूदगी को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने रविवार को घोषणा की है कि वे बिहार की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को चिन्हित करने वाली फिल्में बनाने के लिए फिल्म निर्माताओं को सहायता करेगी। रविवार को गोवा में भारत के 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह से ठीक पहले फिल्म निर्माताओं के साथ बातचीत करते हुए बिहार के कला संस्कृति और युवा मामलों के विभाग की सचिव वंदना प्रियसी ने कहा कि इसमें अपार संभावना है। बिहार का गौरवशाली अतीत फिल्म निर्माताओं को आकर्षित करने के लिए काफ़ी है। इस प्रकार हम फिल्म निर्माताओं को बिहार आने और फिर संभावनाएं तलाशने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। दोस्तों
दोस्तों राजधानी पटना में एक बार फिर से बुलडोजर चलने वाला है। जी हाँ, इस बार बारी राजीव नगर की नहीं बल्कि नेहरू नगर और फिर उसे सटे इलाके की है। दरअसल इस इलाके में सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करके लोगों ने घर बना रखा है और अब सरकार इसी जमीन की वापसी की प्रक्रिया में जुट गई है। जहां चंद दिनों पहले यह खबर आई थी कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के मामले में सरकार ने एक्शन की रणनीति बनाई है। अब नेहरू नगर में पानी टंकी के पास सरकारी जमीन पर लोगों ने जो अवैध निर्माण कर रखा है उस पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है। दोस्तों सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की नई कीमतें जारी कर दी है। आज पेट्रोल डीजल के दामों में उछाल आया है। जब पेट्रोल में 82 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 77 पैसे प्रति लीटर का उछाल आया है। राजधानी पटना में पेट्रोल 108 रुपये 12 पैसे और फिर डीजल 94 रुपये 86 पैसे रुपये में बिक रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107 रुपये 98 पैसे प्रति लीटर और डीजल 94 रुपये 70 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। पूर्णिया में 108 रुपये 71 पैसे पेट्रोल जबकि डीजल 95 रुपये 39 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। भागलपुर में 108 रुपये 68 पैसे पेट्रोल जबकि डीजल 95 रुपये 36 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। गया में 108 रुपये 61 पैसे पेट्रोल डीजल 95 रुपये 31 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। अररिया में 109 रुपये 27 पैसे पेट्रोल जबकि डीजल 95 रुपये 91 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। जहाँ किशनगंज की बात करें तो किशनगंज में सबसे अधिक बिक रहा है। किशनगंज में पेट्रोल 109 रुपये 35 पैसे प्रति लीटर जबकि डीजल 95 रुपये 99 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। आपको बता दूं कि हर दिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी कर दी जाती है, जिसके बाद सुबह 6 बजे से ही नए रेट लागू हो जाते हैं। आपको बता दूं कि पेट्रोल और डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और वेट और फिर अन्य चीजें जुड़ जाने की वजह से इसका दाम मूल भाव से लगभग दोगुना हो जाता है। इस वजह से पेट्रोल डीजल के दाम इनसे अधिक है। दोस्तों अगर आप किशनगंज के रहने वाले हैं और किशनगंज शहर बाइक लेकर के जाते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है, क्योंकि अगर आप किशनगंज शहर बाइक लेकर के जाते हैं और कहीं भी बाइक आप स्टॉप कर देते हैं, छोड़ देते हैं और आप अपने काम पर चले जाते हैं तो फिर आप होशियार हो जाइए, नहीं तो आपका बाइक पलक झपकते ही गायब हो सकता है, जहाँ चोरी हो सकता है। मामला क्या है, चलिए बात करते हैं विस्तार से। दरअसल इन दिनों किशनगंज शहर में बाइक चोरी की घटनाएं बढ़ने लगी है। हाल के दिनों में हुए बाइक चोरी के मामले का अब तक उद्भेदन भी नहीं हुआ है कि फिर से MGM मेडिकल कॉलेज में बाइक चोरी की घटना घटी है। चोरी की घटना की सूचना सदर थाने की पुलिस को दी गई है। चोरी के 2 आरोपी छात्र का वेश बना करके चोरी के इरादे से MGM मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे। दोनों की तस्वीर CCTV में कैद हो चुकी है। ये दोनों बाइक चोरी के आरोपियों को पकड़ने के लिए MGM प्रबंधन ने 25,000 रुपए का इनाम भी रखा है। दोनों की तस्वीर भी जारी की गई है। दोनों छात्र के वेश में पैदल ही कॉलेज परिसर में प्रवेश किए थे, जहां वेशभूषा ऐसी थी कि किसी को जरा सा भी शक ना हो। इनकी उम्र 25 से 27 साल के बीच की होगी। घटना के बाद कॉलेज प्रबंधन भी हैरान है। यहाँ आपको बता दूं कि हाल के दिनों में शहर में बाइक चोरी की घटनाएं बढ़ी है। इनमें किसी भी घटना का उद्भेदन पुलिस अब तक नहीं कर सकी है। तो ऐसे में KDB लाइव आपको सतर्क करता है कि जब भी आप किशनगंज शहर जाएं तो कहीं भी बाइक छोड़ करके ना जाएं, नहीं तो आपकी बाइक चोरी हो सकती है और पुलिस को भी आपकी बाइक को खोजने में परेशानी हो सकती है। तो आप सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों अगर आप पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो फिर ये खबर आपके लिए है, क्योंकि पेंशन योजना का लाभ लेने वाले लोगों के लिए नवंबर और दिसंबर का महीना अहम है। इसी दौरान सभी पेंशनरों को लाइफ सर्टिफिकेट देना होता है, अन्यथा इन्हें पेंशन पाने में परेशानी होती है। पेंशन रोक भी दी जाती है। बुजुर्गों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि जीवन प्रमाण पत्र बनवाना एक परेशानी वाला काम होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। डाक विभाग की ओर से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाने का कार्य शुरू किया गया है। डाक विभाग भारत सरकार, बिहार सरकार के साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सेवानिवृत्त सभी कर्मचारियों के अधिकारियों का लाइफ सर्टिफिकेट बना रहा है। यह डाकघरों में ये बिना शुल्क बनाया जा रहा है, लेकिन घर बैठे बनवाने पर शुल्क देना होता है। पूर्वी प्रक्षेत्र के पोस्ट मास्टर जनरल मनोज कुमार ने कहा है कि प्रधान डाकघरों के साथ शाखा डाकघरों में भी लाइफ सर्टिफिकेट बनाया जा रहा है। जब PPO नंबर, आधार कार्ड और फिर अंगूठे के निशान के जरिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनता है। पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो आपका लाइफ सर्टिफिकेट डाकघर के माध्यम से बन सकता है और भी आपका घर बैठे, आपको अब बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय दर्जा नहीं दिला पाने को लेकर के बीजेपी के वरिष्ठ नेता बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ताकतवर केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे तब ये दोनों पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय दर्जा क्यों नहीं दिला पाए। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि लालू प्रसाद तो UPA सरकार में इतने पावरफुल थे कि आधी रात में कैबिनेट की बैठक करा करके उन्होंने 2005 में बिहार को राष्ट्रपति शासन के हवाले कर दिया था। जिन लोगों ने वर्षों तक केंद्र की सत्ता के रहने के
बावजूद भी पटना विश्वविद्यालय के लिए कुछ नहीं किया। वे आज ऊंची आवाज में रुदाली गा रहे हैं। दोस्तों, ठंड ने बिहार को पूरी तरीके से अपने चपेट में ले लिया है। जब बिहार के सभी हिस्से में तापमान तेजी के साथ नीचे जा रहा है, खास तौर पर रात के तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। रात में काफी ठंड महसूस हो रही है, आपको भी महसूस होता होगा। हालांकि दिन के वक्त लोगों को थोड़ी सी राहत मिलती है। जी हाँ, रात में आप ठंड महसूस करते हैं, जबकि दिन में आपको अपना शर्ट भी उतार देना होता है, इतनी गर्मी होती है। लेकिन मौसम विभाग ने जो नई जानकारी शेयर की है, उसके मुताबिक 25 नवंबर के बाद दिन के तापमान में भी तेजी के साथ गिरावट देखने को मिलेगी, यानी कि ठंड अपने टॉप गियर की तरफ होगा। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में ज्यादातर जगह पर मौसम शुष्क बना रहेगा। हालांकि 10 से 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी। जी हां, फिलहाल रात के वक्त ज्यादा ठंड महसूस हो रही है, लेकिन 25 नवंबर के बाद दिन के तापमान में भी गिरावट होने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक दिन के तापमान में तकरीबन 3 डिग्री तक की गिरावट तो दर्ज हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का असर अगले 3 से 4 दिनों में बिहार के अंदर देखने को मिलेगा। ठंडी हवाएं जैसे ही बिहार में एंट्री लेगी, उसके बाद धूप से महसूस होने वाले गर्माहट खत्म होने लगी और मौसम सर्द हो जाएगा। इसके साथ ही साथ ठिठुरन बढ़ जाएगी। ऐसे मौसम में बुजुर्गों और फिर बच्चों को ज्यादा बचने की जरूरत है। दोस्तों, आप लोगों से एक सवाल है। सवाल यह है कि आप कभी ना कभी सरकारी काम के लिए या फिर किसी भी काम के लिए रिश्वत जरूर दिए होंगे। जी हाँ, चाहे 10 रुपये सही जरूर आप दिए होंगे, और ये रिश्वत आप चुपके से दिए होंगे, क्योंकि रिश्वत चुपके से ही लिया जाता है। लेकिन हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिसमें रिश्वत चुपके से नहीं बल्कि गूगल पे से लिया गया। जी हाँ, रिश्वत अक्सर टेबल के नीचे, पैर के नीचे या फिर ट्रेन के 2 कोचों के बीच टॉयलेट वाली जगह में ली जाती है। लेकिन पटना का ये अफसर तो फिर गूगल पे के जरिए रिश्वत देता था। जब पटना जिले के संपतचक अंचल के अंचल अधिकारी यानी कि सीओ सरकारी दफ्तर के समानांतर अपना एक निजी कार्यालय चलाते थे। यहाँ भी वही तमाम लोग काम करते थे जिनकी नियुक्ति सीईओ के अधीन सरकारी दफ्तर में है। सीईओ के निजी कार्यालय का राजफास होने के बाद इस मामले में जांच चल रही है। जांच से सुराग मिले है कि संपतचक अंचल अधिकारी के कार्यालय में डाटा एंट्री ऑपरेटर मोबाइल पर गूगल पे से पैसा लेने के बाद जमीन का दाखिल खारिज और परिमार्जन होता था। जिन आवेदकों का कागजात सही रहता था, उन्हें राजस्व कर्मचारी के पास रिपोर्ट के लिए भेज दिया जाता था। यह अंचल में पदस्थापित 4 हल्का कर्मचारियों के अलावा उनके 8 दलालों के माध्यम से गूगल पे से घूस की रकम भेज करके दाखिल खारिज कराने का धंधा चलता था। जब पटना सदर अनुमंडल पदाधिकारी श्रीकांत कुंडलिक सूत्रों के अनुसार गूगल पे पर हर प्रति दाखिल खारिज 7,000 रुपए और फिर परिमार्जन के लिए 4,000 रुपए कंप्यूटर ऑपरेटर के पास आता था। इससे ऊपर का पैसा दलालों और फिर राजस्व कर्मचारी और फिर सीईओ के बीच में बंटवारा होता था। जमीन का रिकॉर्ड संभालने वाला ये अधिकारी अपने कार्यालय को काली कमाई का कारखाना बना करके रखा था। दोस्तों, आप लोगों ने बैटरी से चल रही ई रिक्शा को पुरुषों को चलाते हुए देखा होगा, लेकिन अभी हम आपको एक ऐसे ई रिक्शा ड्राइवर के बारे में बताने जा रहे हैं जो पुरुष नहीं बल्कि महिला है। आपको बता दूं कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। कई योजनाएं भी चलाई गई ताकि महिलाएं भी आत्मनिर्भर बन सके। लेकिन भागलपुर की पिंकी ने खुद ही आत्मनिर्भर होने का ठान लिया। पिंकी अपने बच्चों को पढ़ा करके डॉक्टर बनाना चाहती है। जब पिंकी पूरे जिले के लिए एक उदाहरण बन गई है। आज पिंकी हर दिन 500 से 800 रुपए कमा रही है। पूरे दिन मेहनत ईमानदारी के दम पर रिक्शा चला करके अपने घर लौटती है। आत्मनिर्भर पिंकी महिलाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत बन चुकी है। जब पूरे भागलपुर जिले के लिए प्रेरणा के स्रोत बनी भागलपुर जिले की सुल्तानगंज प्रखंड के अंतर्गत बात थाना क्षेत्र के मजदूर अमरजीत शर्मा की 30 वर्षीय पत्नी पिंकी देवी ने यह कारनामा कर दिखाया है, जिसे देख करके सभी पिंकी की तारीफ करते नहीं थकते हैं। जब पिंकी ने बताया है कि वह मुंगेर जिला के असरगंज थाना के अंतर्गत ममई गांव की रहने वाली है। 4 भाई बहन में वह सबसे बड़ी थी। जब वह पढ़ लिख करके कुछ बनना चाहती थी, लेकिन उसके पिता सुरेंद्र शर्मा की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिस कारण 8वीं तक ही उसने पढ़ाई की। दोस्तों, केंद्र सरकार शिक्षा को रोजगार परख बनाने के लिए सतत प्रयास कर रही है। इसी क्रम में सीबीएसई नए सत्र 2023-24 में 6ठी क्लास से 5 नए स्किल कोर्स शुरू करेगा। इसमें ट्रेवल एंड टूरिज्म, मार्केटिंग, मीडिया, ब्यूटी एंड वेलनेस,
डिज़ाइन थिंकिंग एंड इनोवेशन कोर्स शामिल है। बोर्ड की एक पहल से बच्चों में सृजनात्मक क्षमता बढ़ने की उम्मीद है। 6ठी से लेकर के 8वीं तक के स्टूडेंट के लिए नए सत्र में ये कोर्स शुरू करने का आदेश सीबीएसई ने सभी स्कूलों को दिया है। इससे पहले सीबीएसई स्कूलों में 6ठी से 8वीं के स्टूडेंट को फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनिंग और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई कराई जा रही थी। सीबीएसई ने स्कूलों से अनुरोध किया है कि 6ठी से 8वीं के छात्रों के लिए एक या फिर एक से अधिक स्किल आधारित कोर्स पर विचार करें और सत्र 2023-24 से इसे जरूर लागू करें। बोर्ड को उम्मीद है कि इन विषयों की पढ़ाई माध्यमिक स्कूलों में शुरू होने के बाद रोजगार सुरक्षा की जो मांग है वे काफ़ी हद तक पूरी हो जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सिवान में एक महिला से उचक्के ने 30,000 रुपये छीन लिया। जब पैसा छिन जाने के बाद महिला घंटों रोती रही। ये घटना शहर के नगर थाना क्षेत्र की है। महिला पैसा निकालने सेंट्रल बैंक में आई थी और उनसे काउंटर से 30,000 रुपये निकाल करके पास खड़े एक व्यक्ति को गिनने के लिए दे दिया। तभी वह गिन करके असली नोट की जगह पैसे के आकार का सादा कागज पेपर में लपेट करके पकड़ा दिया और पलक झपकते ही वहां से गायब हो गया। इस खबर से सीख ये मिलती है कि अगर आप जब भी बैंक में जाते हैं पैसे निकालने के लिए या फिर कहीं भी जाते हैं पैसे निकालने के लिए, तो आप किसी भी अनजान व्यक्ति को पैसे गिनने के लिए ना दें, नहीं तो आपके साथ भी ये हादसा हो सकता है और आपकी गाड़ी कमाई आपके हाथ से जा सकता है। तो केडीबी लाइव आपसे ये गुजारिश करती है कि जब भी कहीं भी जाएं पैसे निकालने के लिए, तो आप किसी भी अनजान आदमी को, अनजान व्यक्ति को पैसे गिनने के लिए ना दें। आप खुद से पैसे गिने या फिर आपके साथ जो गए जान पहचान वालों को ही पैसे गिनने के लिए दें। अन्यथा आप घर आकर के पैसे गिने, लेकिन कतई किसी भी हालत में किसी अनजान व्यक्ति को पैसे गिनने के लिए ना दें। दोस्तों बिहार में बहुत सारे फर्जी फार्मासिस्ट और फर्जी डॉक्टरों का काला धंधा चल रहा है। इस काले धंधे पर बिहार में नकेल नहीं कसा जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कड़ा एक्शन लिया है। जब सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में फर्जी फार्मासिस्ट और फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर बिहार सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि अदालत उसे लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दे सकती। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने बिहार में काम कर रहे फर्जी फार्मासिस्ट के खिलाफ कार्रवाई के आग्रह के साथ ही पटना हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर फार्मासिस्ट मुकेश कुमार की अपील पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।